हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स के घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स। क्योंकि आपको पता है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का जो आपका एग्जाम है, इसमें लगभग 12 से 15 प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स में आते हैं, जिसमें लगभग 50%, इट मीन्स कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके 50 to 60% आपके करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे और यूपी और सेंट्रल बजट से कवर हो जाते हैं। लेकिन जो बचे हुए 6 प्रश्न के आसपास जो होते हैं, 6 प्रश्न के आसपास जो 5 प्रश्न, क्योंकि प्रीलिम्स निकालने के लिए हमारे लिए एक एक प्रश्न की इंपॉर्टेंस होती है। और यहाँ पे ये जो 6 प्रश्न होते हैं, ये आपके आते हैं स्टैटिक पोर्शन से या फिर कॉन्सेप्चुअल प्रश्न से। और इन दोनों चीजों को शामिल करने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड बुक्स नहीं मिल पाती है जो यूपी पीसीएस के लेवल के क्वेश्चन को कवर करे। इसके लिए केवल एक बुक होती है दोस्तों, वो है घटनाचक्र पूर्वालोकन, जो हमारे 8 वॉल्यूम में से एक आती है। लेकिन वो 616 पेजों की होने की वजह से बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है और बहुत सारे डाटा और बहुत सारे इररिलेवेंट क्वेश्चन होते हैं जिसको हम पढ़ते समय हेजिटेट करते हैं या फिर एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं। और इन्हीं चीजों को काम करते हुए हमारी टीम के द्वारा घटना चक्र पूर्वालोकन के शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए गए इंडियन इकोनॉमी के, जो टोटल 98 पेजेस में है, जिसमें ऑलरेडी 2 क्लास में हमने 20 पेजेस तक टॉपिक को कवर कर लिया है। उसी के आगे आज हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से आप बार बार चीजों को जब रिवीजन कर लोगे और भी अदर जो सब्जेक्ट हमने इसी तरीके से घटना चक्र के बनाए हैं, तो आपके प्रीलिम्स में ये जो क्वेश्चन गलत हो सकते थे वो आपके सही हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इसकी पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8527594636, इस पे आप व्हाट्सएप कर लेंगे तो और भी नोट्स वगैरह की जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। हमारी व्हाट्सएप टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। तो चलिए, आज हमें जो पढ़ना था इंडस्ट्री में, हमने जो छोड़ा था लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर छोड़ा था औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन के लिए जो चलाए गए कार्यक्रम, कि किस तरीके से हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम और ग्रो करा सकते हैं, कैसे इसको जो है क्या मोटिवेट कर सकते हैं। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुधारने की बात की गई और स्टार्टअप इंडिया की बात की गई थी। तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे, जैसे डिजिटल इंडिया की बात करेंगे। तो डिजिटल इंडिया को जो शुरू किया गया था, किस तरीके से भारत की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के साथ साथ उसको ऑनलाइन शिफ्ट करने की बात की जा रही थी। जैसे बहुत सारे हम काम को ऑफलाइन जब करने के लिए घर से निकलते हैं तो बहुत सारे कामों में हमारा पैसा लगता है, समय लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पूरी होती है। और अगर वही चीजें हमें ऑनलाइन करने को मिल जाती तो हमारा इजीली हो जाता है वर्क फ्रॉम टू होम, ये सारे काम भी हो जाते हैं। जिसमें 3 कोर जो कंपोनेंट्स थे, जैसे डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, जैसे फाइबर कनेक्टिविटी बढ़ाना, नेट की कनेक्टिविटी बढ़ाना, ठीक है, और भारत के अंतर्गत जो मोबाइल एसेसरीज है उनकी उपलब्धता आसानी से सस्ते दामों में कराना, साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना, जैसे ई गवर्नेंस हो गया, ई नैम हो गया, ई अपील हो गया, ई कोर्ट हो गया। तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पहुंचाई जाएगी और लोगों को डिजिटली रूप से साक्षर भी किया जाएगा। आप देखो ना, आज आप पेमेंट करने समय पेटीएम का यूज करते हो, गूगल पे का यूज करते हो, फोन पे का यूज करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, लेकिन डिजिटल रूप से पेमेंट करते हैं। आपके जेब में, वॉलेट में भले पैसे ना हो, लेकिन आपके मोबाइल में अगर पैसे हैं तो आप आराम से अपनी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। इसी तरीके से स्टार्टअप के बारे में अगर हम बात करेंगे, स्टार्टअप की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं, तो उससे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि स्टार्टअप दिवस को कब मनाया जाता है। स्टार्टअप दिवस आपका 16 जनवरी को सेलिब्रेट करने की बात की गई है। सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया कि 16 जनवरी को हम लोग क्या मनाएंगे, स्टार्टअप दिवस मनाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें इसमें, जैसे इन निवेशकों यानी कि दूत निवेशकों की बात की गई, एंजल इन्वेस्टर्स की बात की गई, जोखिम युक्त पूंजी यानी कि वेंचर कैपिटल की बात की गई, और भीड़ वित्त पोषण यानी कि क्राउड फंडिंग होनी चाहिए, इनके माध्यम से पूरा किया जाता है। अब आपको मैं समझाना चाहूंगा कि एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, या फिर वेंचर कैपिटल क्या होती है, या फिर क्राउड फंडिंग क्या होती है। एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि आप एक व्यक्ति हैं और आपने एक अपना स्टार्टअप खोला, लेकिन उस स्टार्टअप की जो लागत है वो 5 लाख रुपए स्टार्टिंग प्राइस है, कि कम से कम 5 लाख रुपए होने चाहिए ताकि आप अपना स्टार्टअप चला पाए। लेकिन आपके पास केवल 2 लाख रुपए है और 3 लाख रुपए की कमी है। आपने 3-4 लोगों से रिक्वायरमेंट की, मदद की कि यार कोई हमें पैसा दे दे 3 लाख रुपए उधार और हम अपने स्टार्टअप को शुरू कर दें। एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जो आपको कहता है कि ठीक है, मैं आपको 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं, लेकिन लगा रहा हूं मैं, बदले में मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, आपके प्रॉफिट में मुझे शेयर चाहिए, इक्विटी चाहिए, कि आपका जितना भी बेनिफिट होगा उसमें आप मुझे इतना % शेयर देंगे, या फिर अगर नुकसान भी होगा तो भी मैं तैयार हूं, लेकिन मैं आपसे एग्रीमेंट करूंगा रिटन फॉर्म में, और आपको लगेगा ठीक है सर, मैं आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो व्यक्ति
जो आपको 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो गया, और ऐसी परिस्थिति में जब आपको 10 जगह से ना सुनने को मिला कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो आपके लिए क्या हो गया, भगवान की तरह हो गया, दूत हो गया, एंजल हो गया। यानी एक ऐसा इन्वेस्टर जो एंजल के तौर पे आपके सामने मिला, आपने खुशी खुशी जो है कि उसे इन्वेस्ट करने के लिए कह दिया, और इस दौरान उस व्यक्ति ने जो पैसा लगाया है आपके स्टार्टअप में, उसे पता भी नहीं है कि ये स्टार्टअप आपका चलेगा या डूब जाएगा। इसी को कहते हैं हम वेंचर कैपिटल, यानी कि जोखिम युक्त पूंजी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पास इतना पैसा होता है कि जो केवल और केवल क्या करते हैं, स्टार्टअप्स में पैसे लगाने के लिए वेट कर रहे होते हैं कि कोई हमें पूछे तो हम वहां पे पैसा लगा दें। तो इस पैसे को हम कैपिटल कौन सी कहेंगे, जोखिम युक्त पूंजी। और ऐसी दौरान आपको अगर धीरे धीरे अगर आपका स्टार्टअप ग्रो कर जाता है और आपको बहुत सारे लोगों से फंडिंग मिलनी शुरू हो जाती है आपके स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए, तो इसी को हम कहते हैं क्राउड फंडिंग। तो ये स्टार्टअप के लिए बेसिक तैयारी होती है। प्रेसिडेंट जो हमारे थे प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने 17 जनवरी 2016 से प्रारंभ किया। हालांकि प्रणब मुखर्जी जी अभी भी है लेकिन प्रेसिडेंट के पोस्ट पे नहीं है ना, तो 2016 में इसे शुरू किया गया। आगे देख लेते हैं। जनवरी 2022 में सीएम के द्वारा छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति 2.0 को 2022 से 2027 तक शुरू किया गया। कहां पे, गुजरात के सीएम। और गुजरात के सीएम कौन थे 2022 में और वर्तमान में कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे देखते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए ये सभी जो हम स्कीम्स पढ़ रहे हैं, योजनाएं पढ़ रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स को, छोटे छोटे उद्योगों को, एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए ही शुरू किए गए। और यहां से कई बार होता है योजनाओं से रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाते हैं जो स्टैटिक होते हैं। 15 अगस्त 2015 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई और स्टार्ट किया गया। इसे 5 अप्रैल 2016 से शुरू किया गया और यूपी में ही शुरू किया गया सबसे पहले। इसका प्रयोजन एससी एसटी और महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहित करना था। यानी कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, या जो महिलाएं हैं जो छोटे छोटे बिजनेस करने से भी डरती हैं, उनके लिए यह व्यवस्था शुरू की गई, उनको प्रोत्साहन दिया जाए। और सिडबी बैंक के द्वारा, सिडबी ध्यान से समझना, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से संबंधित हुआ है, इसके माध्यम से पुनर्वित्त करने का प्रावधान किया गया। यानी कि ये जो है कि फंडिंग करेंगे, लोन वगैरह आपको लेना है तो सिडबी के माध्यम से आपको मिल जाएगा। और इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। सभी वाणिज्यिक बैंकों की प्रत्येक शाखा से कम एक एससी, एक एसटी, एक महिला ऋणग्राही को 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक की नव उद्यम हेतु उपलब्ध कराएगा। कहने का मतलब हो गया कि सिडबी क्या करेगा, छोटे छोटे कमर्शियल बैंक को फंडिंग करेगा और उन कमर्शियल बैंक से एससी एसटी महिलाएं कम से कम अपना 1 लाख से लेके, मतलब 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन ले सकती हैं। तो केवल सिडबी से नहीं लेना है, जितने भी आपके रीजनल क्षेत्र में जो पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, आईसीआईसी, जो बैंक है, आप उनसे इस योजना के तौर पे स्टार्टअप इंडिया, मतलब स्टैंड अप इंडिया के नाम से लोन ले सकते हो और उनको फंडिंग सिडबी बैंक के द्वारा की जाएगी। ऐसे ही एक और योजना चलाई गई थी जो कई बार पूछी जाती है, इनकी मिलान करने के लिए आता है, पीएम मुद्रा योजना। इसको भी 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया, ठीक है। और कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसे शुरू किया गया। इसका उद्देश्य था सूक्ष्म उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए। मैंने अभी आपसे कहा ना, छोटे छोटे जो स्टार्टअप्स होते हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज होती हैं, एमएसएमई सेक्टर होते हैं, इन्हीं को कहीं ना कहीं प्रमोशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई गई जो फंडिंग से रिलेटेड हैं। तो चाहे आपकी स्टैंड अप इंडिया हो गई, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो गई, या फिर पीएम मुद्रा योजना की बात कर लीजिए। इसमें प्रत्यक्ष ऋण नहीं बल्कि विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से ऋण दिया जाएगा। यानी इसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट आपके खाते में डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर नहीं करेगी, डायरेक्ट नहीं देगी, बल्कि आप विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जो है कि पैसा ले सकते हो और अधिकतम 10 लाख तक का लोन ले सकते हो। मुद्रा की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। और इसमें 3 प्रकार के जो लोन की कैटेगरी रखी गई, ये भी पूछा जाता है। जैसे शिशु मुद्रा लोन कितना होता है, 50,000 रुपए से कम का अगर आप लोन ले रहे हो। अगर किशोर मुद्रा लोन की बात करें तो 50,000 से लेकर 5 लाख तक का। और तरुण मुद्रा लोन की बात करेंगे तो 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का रहेगा इसमें। तो ये इसकी धनराशियों की कैटेगरी भी हो गई है। अब चलिए आगे बात करते हैं, क्यूसीआई की बात करते हैं। क्यूसीआई क्या होता है भाई, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी भारतीय गुणवत्ता परिषद या भारतीय गुणवत्ता परिषद। इसकी स्थापना तो 1997 में की गई थी, पुरानी संस्था है, लेकिन इसके 3 प्रमुख उद्योग संघ हैं इसके अंतर्गत जो काम करते हैं। एक होता है एसोचैम, एक होता है सीआईआई और एक होता है फिक्की। सीआईआई को क्या कहते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। इट मीन्स कि क्या कहा मैंने
कि भारतीय प्रतिस्पर्धा जो कॉम्पिटिटिव आयोग होते हैं, इंडेक्स होती है इस तरीके से, और फिक्की और एसोचैम, ये तीनों ही बहुत बड़े व्यापारिक संघ होते हैं, व्यापारिक संस्थाएं हैं जो कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करते हैं। इनका गठन भारत सरकार और भारतीय उद्योग द्वारा, ठीक है, संयुक्त रूप से किया गया। क्यूसीआई की अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की जाएगी और उद्योग की सिफारिश पर, यानी जो ये उद्योग संगठन है इनकी सिफारिश पे की जाएगी। यह भारतीय उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता से संबंधित होता है, क्योंकि उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि आपके द्वारा यानी कंपनियों के द्वारा जो भी सामान बेचा जा रहा है, बनाया जा रहा है, उनकी क्वालिटी कौन चेक करेगा। हर जगह फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं जाएगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था FSSAI ये भी तो क्वालिटी मेजरमेंट करती है, लेकिन ये ओनली फूड प्रोडक्शन को करती है, जो खाने वाले सामान होते हैं ना उनके ऊपर। आप देखोगे किसी भी खाद्यान्न सामग्री के पीछे इस तरीके का एक छोटा सा बॉक्स बना होगा, उसके अंदर एक ग्रीन कलर का जो है कि क्या होता है, एक गोला बना होता है, सर्किल बना होता है, जिससे पता चलता है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको प्रमाणित किया गया है कि ये वस्तु आप खा सकते हो। लेकिन और भी तो संस्थाएं चलती हैं, और भी तो सेक्टर में हम लोग चीजों को यूज करते हैं, तो उनकी क्वालिटी कौन चेक करेगा, तो उनकी क्वालिटी यही चेक करता है। क्लियर। अब यहां पे कुछ घटनाएं हैं जिनके बारे में एक्ट वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है क्रम से, जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में आई थी, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1951 में आया, MRTP एक्ट 1969 में आया और FRBM एक्ट 1973 में आया। यानी FRBM एक्ट जो है कि 1973 में आता है। फिर हम देखते हैं श्रम ब्यूरो की बात कर लेते हैं। श्रम ब्यूरो जो आपको मैंने प्री प्लस मेंस तपस्या नोट्स की इकोनॉमी में पढ़ा भी रहा था, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रैंकिंग में 4 कैटेगरी बनाई थी, CPI ग्रामीण वर्कर, CPI शहरी वर्कर, CPI जो है कि इंडस्ट्रियल वर्कर, तो उनकी रैंकिंग श्रम ब्यूरो के द्वारा तैयार की जाती है। श्रम ब्यूरो के बारे में बात करेंगे तो 1920 में इसकी स्थापना की गई थी और अखिल भारतीय व राज्य स्तर पर श्रम से संबंधित ये सारे आंकड़ों को जुटाती है, यानी पूरे भारत में क्या श्रम का स्टेटस है और साथ ही साथ राज्य के अंतर्गत क्या श्रमिक क्या श्रम का स्टेटस है उसका आंकड़ा ये जुटाती है। यह फैक्ट्रियों में नियुक्ति कामगारों के औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और काम बंदी के विषय में सूचना को संकलित करती है कि कितने जो है कि लोगों को नौकरी मिली, कितने लोगों का विवाद हो रहा है इंडस्ट्रियल लेवल पर, कितने लोगों को समापन किया गया, कितने लोगों की छटनी कर दी गई। ये सभी जानकारी श्रम ब्यूरो के द्वारा ही दी जाती है और इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम, जिसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट द्वारा रेलवे, डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन जैसी सार्वजनिक रूप से उपयोगी सेवाओं में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल अथवा तालाबंदी को निषिद्ध किया गया है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने अपनी कंपनी को या अपने संगठन को कोई सूचना नहीं दी है और आपने बिना बताए ही हड़ताल वगैरह कर दी, तो इसकी वजह से आपको निषिद्ध किया गया है कि आप हड़ताल नहीं कर सकते, अदरवाइज आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्यों? क्योंकि जो सार्वजनिक स्थल की चीजें होती है, जैसे रेलवे हो गया, अब रेलवे के कर्मचारी बिना बताए, रेलवे विभाग को या रेलवे मंत्रालय को बिना बताए अगर वो बाई डिफॉल्ट क्या करें, हड़ताल कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, आम जनता को परेशानी होगी कि नहीं। पता चला हर आदमी जो है कि अपनी एक प्लानिंग करके टिकट वगैरह बुकिंग करके स्टेशन पे पहुंचा, वहां पे पता चला कि ट्रेन कैंसिल कर दी गई क्योंकि ड्राइवर ने चलाने से मना कर दिया, कोस्ट गार्ड ने मना कर दिया, झंडी दिखाने से स्टेशन मास्टर ने मना कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा, पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंस होगा। तो इन्हें बनाए रखने के लिए आपको पहले अपने संगठन को बताना पड़ेगा, या फिर टेलीफोन, अब पता चले कि नेटवर्क कंपनियां जो है कि टावर देना बंद कर दें, नेटवर्क लगाना बंद कर दें, सारे नेटवर्क शट डाउन कर दें, सारे इंटरनेट कनेक्शन डाउन कर दें, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ऐसे में पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको पहले ही अपडेट करना पड़ेगा। फिर इसी तरीके से आप देखोगे व्यापार विवादों को जांच और समाधान हेतु समझौते बोर्ड और जांच न्यायालय के गठन का प्रावधान किया, ये भी ठीक है। फिर यहाँ पे दिल्ली मुंबई औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। 2006 में समझौता हुआ, जो दिल्ली मुंबई के बीच में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को डेवलप किया जा रहा है ना, उसी की बात कर रहा है ये। और जिस प्रकार से हमने मॉडर्न हिस्ट्री में अपना पढ़ा होगा कारखाना अधिनियम, तो यहां से भी एक प्रश्न आया हुआ था कि फर्स्ट कारखाना अधिनियम 1881 में पारित किया गया, इसमें क्या क्या प्रावधान थे। तो आप देखोगे कि इसके तहत 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अर्थात अब 7 वर्ष से जो कम आयु का बच्चा होगा वो अब कारखाने में किसी प्रकार से काम नहीं करेगा। पहले क्या होता था, जबरदस्ती, बेगारी या जबरन श्रम कराया जाता था। और 7 वर्ष से 12 वर्ष के बच्चों को काम करने के लिए भी क्या करा है, अवधि निर्धारित कर दी गई कि ऐसे बच्चे जो 7 वर्ष से 12 वर्ष के बीच के हैं उन्हें केवल 9 घंटे ही काम करने के लिए कहा जाएगा और प्रतिदिन 1 घंटे का आराम दिया जाएगा, जिसको हम लंच ब्रेक कहते हैं। और महीने में 4 छुट्टियां यानी कि जो संडे को दी जाती थी स्पेशली मान ली जाती थी।
और इसी दौरान जो एनएम लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित करने वाले एक अग्रगामी नेता थे, एनएम लोखंडे जी। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ऐसी एक मजदूरी संहिता शुरू की गई थी 2019 में, क्योंकि हमारे भारत में मजदूरों से रिलेटेड बहुत सारे अधिनियम थे। उन सभी अधिनियमों को समाप्त करते हुए और कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों को कंपाइल करते हुए 4 महत्वपूर्ण अधिनियम तैयार किए गए। उन 4 महत्वपूर्ण अधिनियमों में कौन कौन से संहिताओं को शामिल किया गया? पहला, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, यानी प्रत्येक व्यक्ति को जो मजदूरी कर रहा है उसे एक न्यूनतम यानी मिनिमम वेजेस जरूर मिलना चाहिए। 300 रुपए, 400 रुपए, 200 रुपए, जितनी भी न्यूनतम मजदूरी हो वो मिलनी चाहिए। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारितोषिक अधिनियम 1976। इन 4 जो है कि संहिताओं को शामिल करते हुए लेबर कोडिफिकेशन यानी कि लेबर कोड तैयार किया गया 2019 में। और इस संहिता में पूरे देश में एक समान वेतन और उसकी सभी कर्मचारियों का समय पर भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ संहिता में न्यूनतम मजदूरी का आकलन न्यूनतम जीवन यापन की स्थिति के आधार पर किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मैं कहूं उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से जिले के अंतर्गत कोई ग्रामीण मजदूर है जिसकी आवश्यकता हो सकता है कि एक दिन की 200 रुपए की हो और उसे 250 रुपए का न्यूनतम मजदूरी मिल रही है, तो यानी वो अपने जीवन निर्वाह की स्थिति को पूरा कर सकता है। लेकिन अगर वही मजदूर दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े मेट्रो सिटीज में काम कर रहा है और उसकी एक दिन की आवश्यकता अपने परिवार के लिए कम से कम 450 रुपए की है, तो आप वहां पे 250 रुपए की न्यूनतम मजदूरी नहीं दे सकते। वहां पे न्यूनतम मजदूरी कम से कम 500 रुपए की होनी चाहिए ताकि उसकी दैनिक आवश्यकताएं भी पूरी हो सके जीवन निर्वाह से संबंधित। तो यही कहा गया कि अलग अलग जगहों के हिसाब से जीवन यापन की स्थिति पे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में, जो नियोजित तो हैं लेकिन अनियत यानी रेगुलर मजदूर नहीं है, जैसे सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं, यानी कि जो ईपीएफओ होता है ना, प्रोविडेंट फंड, उसके हकदार हैं। सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय और समयोपरि भुगतान के हकदार हैं, यानी कि एक नियमित काम करेंगे, 6 से 8 घंटे की जो नौकरी होती है, 6 से 8 घंटे की जो मजदूरी का समय होता है वो भी करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप मजदूर से जबरदस्ती 15 घंटे काम करा लोगे। साथ ही साथ सभी को समय के आधार पर उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। और वेतन भुगतान संशोधन अधिनियम 2017 के अनुसार नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी के वेतन भुगतान चेक द्वारा या उनके बैंक खाते में जमा करके दिया जाएगा। इसीलिए अब मनरेगा के मजदूरों का भी जो वेतन आता है वो डायरेक्ट पहले की तरह प्रधान जो है कि अंगूठा लगवा के नहीं देते हैं, अब डायरेक्टली उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से सरकार भेजती है। पहले क्या होता था कि मनरेगा की जो मजदूरी है, मान लो 300 रुपए मजदूरी है पर दिन की मान लेते हैं, और किसी व्यक्ति ने मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का काम किया, उसके हो गए कितने रुपए, उसके बताइए कितने रुपए हो गए। अगर हम 300 रुपए के हिसाब से चल रहे हैं तो उसके हो गए लगभग 30,000 रुपए। ठीक है, 300 रुपए एक दिन की मजदूरी, 100 दिन की हो गई 30,000 रुपए। अब पहले प्रधान क्या करते थे कि प्रत्येक मनरेगा मजदूर को ये कह देते थे कि सरकार ने तो तुम्हारे लिए बस 150 रुपए दिए हैं, और 150 रुपए के नाम पे 15,000 रुपए देता था और 15,000 रुपए अपनी जेब में रख लेते थे। इस वजह से इनका शोषण भी हो रहा था कि काम तो पूरा कर रहे हैं लेकिन पैसा समय से नहीं मिल रहा, और मिल भी रहा है तो अधूरा मिल रहा है। इसी वजह से सरकार ने क्या किया, अब डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट या तो उनके खाते में पैसा जाने लगा या फिर चेक के माध्यम से दे दिया। तो ये एक अच्छी सुविधा हो गई। और साथ ही साथ अगर हम बात करें 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार कि भारत की जीडीपी में जो उद्योग का अंश है, जैसे प्राइमरी सेक्टर, उद्योग मतलब सेकेंडरी सेक्टर, और सेवा मतलब टर्सरी सेक्टर, तो उद्योग का जो अंश है वो लगभग 28.3% है। ये 22-23 का इकोनॉमी सर्वे है। अब इसी तरीके से एक मैंने इंडेक्स पढ़ाया था आपको मेंस की क्लास में, IIP, यहां से देखिए प्रश्न पूछा गया है, यानी इंडस्ट्रियल जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात कर रहा है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। जिन्होंने तपस्या नोट्स के माध्यम से जो ISPSS प्री प्लस मेंस की जो प्लेलिस्ट है मेरी, उसमें अगर इकोनॉमिक्स के नोट्स की क्लास की होगी तो उनको ये पता होगा कि IIP क्या होता है, CPI क्या होता है, PPI क्या होता है, WPI क्या होते हैं। ये सारी चीजें मैंने वहां पे डिस्कस की हैं। अगर हम इसके गठन की बात करें तो NSO के द्वारा इसका गठन किया गया, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा, और इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है जो विस्तृत क्षेत्र होता है, जिसमें खनन की बात होती है, विनिर्माण की बात होती है और विद्युत शामिल होते हैं। 3 चीजें होती हैं। दूसरा इसका बेसिक गुड्स होते हैं, पूंजीगत गुड्स होते हैं और इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, 2 पार्ट से अपना काम करती है। इसका आधार वर्ष क्या है दोस्तों, 2011-12 है। और इसी के तहत भारत में 8 कोर इंडस्ट्रीज यानी 8 उद्योगों को मूल उद्योगों यानी कोर इंडस्ट्रीज का दर्जा दिया गया है। उनमें 8 कौन कौन सी हैं, ध्यान देना कि इनका 40% वेटेज है लगभग अकेले। कच्चा तेल जिसको हम लोग क्रूड ऑयल कहते हैं, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, कोयला, विद्युत, सीमेंट और इस्पात, और इनका जो भारांश है लगभग 40.27% है 2024 के
अनुसार। तो कुल मिला के जो कोर इंडस्ट्रीज हैं पूरे इंडस्ट्री सेक्टर में इन्हीं 8 कोर इंडस्ट्रीज का अकेले 40% वेटेज है। अगर हम सेकेंडरी सेक्टर की बात करें जो औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है और इसमें 100 प्रकार के जो है कि हमने मान लिया कि 100% सारे उद्योगों का भारांश है, जिसमें अकेले 40% तो केवल इन्हीं 8 इंडस्ट्रीज का है। अगर ये 8 इंडस्ट्रीज ठप हो गई तो समझो जीडीपी आपकी डाउन चली जाएगी। कोविड-19 के दौरान यही हुआ था कि भारत के इन 8 सेक्टर में क्या हुआ, गिरावट देखने को मिली थी बहुत तेजी से और हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी डाउन होने लगी थी। फिर आगे देखते हैं विनिर्माण क्षेत्र में अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो शामिल है, जैसे बड़े उद्योग शामिल है, लघु उद्योग शामिल है, सूक्ष्म उद्योग शामिल है, मध्यम उद्योग शामिल है, जिनका अर्थ होता है विनिर्माण का कि मशीनों, औजारों और श्रम का उपयोग करके सामान बनाने की प्रक्रिया को ही विनिर्माण कहते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। अब जैसे किसी मजदूर को हमने सहयोग किया, वहां पे कुछ मशीनें थी, मजदूर थे, कुछ रॉ मटेरियल थे, कुछ औजार थे, जिनकी वजह से हमने कोई एक नया सामान बना के तैयार कर लिया मार्केट में बेचने के लिए। इसी को हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब चलिए एमएसएमई की बात करेंगे, जो कोविड के दौरान आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दौरान 2020 में कोविड के दौरान एमएसएमई की नई परिभाषा लाई गई थी या इससे संबंधित कुछ नए नए प्रावधान थे। जैसे क्या प्रावधान थे, तो देखिए यहाँ पे एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम 2020 में आया। भारत सरकार ने 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत एमएसएमई की एक नई परिभाषा घोषित कर दी थी। इन्होंने कहा था कि अब इसमें नई परिभाषा में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की इकाइयों में वर्गीकरण का एक समान सूत्र अपनाया जाएगा, चाहे अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो या फिर कुछ ऐसी एमएसएमई यूनिट्स हैं जो सर्विस सेक्टर में रिलेटेड हो। और यह बदली हुई परिभाषा 1 जुलाई 2020 से ही प्रभावी हो गई। तो इसमें क्या क्या क्राइटेरिया था, तो सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा कि अगर किसी उद्योग में नया निवेश 1 करोड़ रुपए तक हो रहा है और साथ ही साथ 5 करोड़ रुपए तक उसका वार्षिक कारोबार हो रहा है, यानी कि टर्नओवर हो रहा है, तो ये मान के चलो कि सूक्ष्म उद्यम कहलाएगा। और अगर 10 करोड़ तक अगर उसका निवेश हो रहा है और 50 करोड़ तक टर्नओवर हो रहा है वार्षिक, तो वो लघु उद्यम कहलाएगा। और अगर 50 करोड़ तक निवेश हो रहा है और 250 करोड़ रुपए तक टर्नओवर हो रहा है, तो उसे हम मध्यम उद्यम कहते हैं, मीडियम एंटरप्राइजेस कह देंगे। तो ये इनकी नई परिभाषा कर दी गई, या सिंपल भाषा में कहें तो 5 गुना, 1 करोड़ का 5 गुना 5, 10 करोड़ का 5 गुना 50, 50 करोड़ का 5 गुना 250 करोड़। तो ये आप 5 गुने की कैलकुलेशन के तौर पे भी याद रख सकते हो कि नया निवेश कितना होगा और वार्षिक टर्नओवर भी कितना होगा। तो इसमें यहाँ पर देखते हैं कि एएसआई के द्वारा 2019-20 के अनुसार पंजीकृत कारखानों की संख्या में शीर्ष 5 राज्यों का क्रम अगर पूछा जाए तो क्या पूछा जा रहा है, अच्छा 19-20 के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र और यूपी। अगर गौर करोगे तो 2019-20 के बाद भी लगभग यही आंकड़ा है आपका, जो कारखाने पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है। और साथ ही साथ लघु और कुटीर उद्योग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्योंकि अब देखो ऑप्शन में क्या दिया होगा ये डिपेंड करेगा, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही आंसर है कि भाई जो एमएसएमई सेक्टर है उसमें भारत में जितना भी निर्यात होता है ना सामान को, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो प्रोडक्शन सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी हो, या एग्रीकल्चर सेक्टर से क्यों ना हो, जितना भी भारत निर्यात करता है उसका 40% लगभग एमएसएमई सेक्टर से ही निर्यात होता है। और अगर इतनी बड़ी मात्रा में निर्यात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बड़ी मात्रा में रोजगार भी तो दे रहे होगे, इसीलिए यहाँ पर रोजगार प्रदान करने वाले क्षेत्रों में इसका नाम आता है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का जो उद्योग है उसे हम कहते हैं हथकरघा उद्योग, जो कि एक असंगठित क्षेत्र का उद्योग है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। नेक्स्ट आप देखोगे लघु उद्योगों के सम्मुख समस्याएं क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है, देखो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, अंबानी अडानी के जैसे इंडस्ट्रीज वालों की तो बात ही छोड़ दो, जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनके सामने मेजर प्रॉब्लम क्या है, पूंजी का अभाव, उनके पास पैसे ही नहीं है। विपणन की समस्या, यानी विपणन मतलब मार्केट की समस्या, अगर वो अपने प्रोडक्शन को बना भी रहे ना तो प्रॉपर तरीके से उनको मार्केट में कैसे बेचना है, कहां पे उनके सामान बिक सकते हैं अच्छे प्राइस में, ये चीजें हैं ही नहीं उनके पास। कच्चे माल का अभाव, अगर वो अपने स्टार्टअप के लिए रॉ मटेरियल की बात करते हैं तो उनके पास बार्गेनिंग पावर नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है कि वो किसी भी तरीके से कच्चे माल खरीद पाए, या कच्चा माल अगर खरीदने की कोशिश भी करते तो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है। आधारभूत संरचनाओं की बाधा है कि अपने प्रोडक्ट को अगर उन्हें मार्केट तक भी लेके जाना है तो सड़कें वगैरह नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सीमा शुल्क नीतियां बहुत कठिन है उनके लिए, और विलंबित भुगतान, उन्हें जो पैसा मिलता भी है वो लेट मिलता है, जिसकी वजह से वो बीच में अपने प्रोडक्ट को तैयार नहीं कर पाते, क्योंकि एक नए प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए उन्हें वो भुगतान से न मिलकर नया पैसा लगाना पड़ता है नई तरीके से, तो ये उनके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वहीं पे लघु उद्योगों में सुधार से संबंधित बहुत सारी समितियां बनी, जैसे नायक समिति 1991 में आती है, आबिद हुसैन समिति 1995 में आती है, और
एसएस कोहली समिति सन 2000 में आती है, कार्वे समिति 1955 में आती है। तो ये कई बार होता है, इनसे पूछ लेता है या फिर क्रोनोलॉजी भी लगा लेता है। आगे देखते हैं, कपड़ा उद्योग भारत का सबसे बड़ा संगठित और व्यापक उद्योग है। कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये रोजगार सृजन करता उद्योग है। जैसे भारत में लगभग आज भी 53% लोग जो है कि किसमें संलग्न है, कृषि में संलग्न है, कि 53% लोगों को कृषि से रोजगार मिलता है। अब कृषि का मतलब केवल आपको ये नहीं समझना है कि बस गेहूं धान की खेती करना। अरे भाई, कृषि में कुछ किसान है जो धान गेहूं की खेती कर रहे हैं, फसलों का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उन फसलों के लिए जो बेसिक स्तर पर फर्टिलाइजर चाहिए उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, कीटनाशक चाहिए उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसके लिए एडवांस क्वालिटी के बीज चाहिए उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं। कुछ लोग उनकी फसल को उत्पादित होने के बाद बोरे वगैरह में भी तो पैक करना होता है ना, तो जूट के बोरे तैयार कर रहे हैं, प्लास्टिक के बोरे तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग उनसे संबंधित जो छोटे छोटे फावड़े, हल, संयंत्र चाहिए होते हैं, कृषि के संयंत्र जिसे हम कहते हैं कृषि के उपकरण, उनको तैयार कर रहे हैं। तो अलग अलग करके देखा जाए तो भारत में कृषि में लगभग 53% संलग्न है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका क्लोथ इंडस्ट्री, कपड़ा इंडस्ट्री, जहां पर सबसे अधिक रोजगार दिया था कृषि के बाद। और देश में उसमें भी सबसे अधिक लोग कृषि में, मतलब वस्त्र इंडस्ट्री के बाद सूती वस्त्र पावरलूम सेक्टर में तैयार किया जाता है। सेकंड नंबर पे हॉजरी सेक्टर, थर्ड नंबर पे हैंडलूम आता है, फोर्थ नंबर पे मिल सेक्टर आता है। क्योंकि आप जो रेडीमेड कपड़े पहनते हो ना, वो रेडीमेड कपड़ों में जितने भी कंपनियों में बनाए जाते हैं उसमें रोजगार बहुत कम लोगों को प्राप्त है। सबसे अधिक तो दोस्तों कॉटन वस्त्र में लगे पड़े हैं लोग, सबसे अधिक सूती वस्त्र में लगे हुए हैं। फिर आगे देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र कहां पे है दोस्तों, तो ये मुंबई में है और इसी को कॉटन पाइल्स ऑफ इंडिया कहते हैं। ठीक है, कॉटन पॉलिस ऑफ इंडिया कहते हैं। कॉटन मिलों की सर्वाधिक संख्या कहां पे, तमिलनाडु में है। सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र की रैंकिंग आती है। कपड़ा उद्योग भारत का सबसे पुराना उद्योग भी है और सबसे विशाल उद्योग भी है, और इसमें भी फर्स्ट सूती मिल खोली गई थी 1818 में, कलकत्ता में खोली गई थी पहली सूती मिल। भारत में सर्वप्रथम कुटीर उद्योगों का ही विकास हुआ, अदरवाइज कृषि तो थी ही थी, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, उद्योग के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले जो विकास देखने को मिलता है वो हमें किसका देखने को मिलता है, कॉटन इंडस्ट्रीज का या फिर कुटीर उद्योगों का कह सकते हो। आगे देखते हैं, इसी तरीके से लोहा इस्पात उद्योग आधुनिक सभ्यता की धुरी या मूलभूत उद्योग है, जबकि पेट्रो रसायन उद्योग विकास उद्योग कहलाते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा रहा है, लोहा और इस्पात उद्योग को क्यों कहा जाता है आधुनिक सभ्यता की धुरी या मूलभूत उद्योग, क्योंकि आप अपने आसपास कोई भी सामान देख लो, कोई भी सामान, उसमें से 70 से 80% सामान में या तो लोहा है या स्टील है, यानी आयरन या स्टील। अगर आप अपने आसपास अगर अपनी पेन को देख लो, पेन की जो निब होती है उसमें भी स्टील का प्रयोग किया गया है। आपके घर में अगर मोबाइल चार्जर है तो उसमें भी स्टील का थोड़ा बहुत प्रयोग किया गया है। मोबाइल गैजेट है, जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देखते हो उन सब में स्टील या आयरन का ही प्रयोग किया जाता है। आप जिस कुर्सी पर बैठ के पढ़ाई करते हो या जिस टेबल पर बैठ के लिखते हो उसमें भी आयरन या स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे बेसिक इंडस्ट्री जिसको माना जाता है, अगर ये नहीं रहेगी ना तो ये मान के चलो 70 to 80% जो चीजें आपके आसपास दिख रही हैं आपके रूम में, वो दिखनी बंद हो जाएंगी, वो दिखनी ही बंद हो जाएंगी, क्योंकि बनी नहीं पाएगी। और सेकंड नंबर पे आता है फिर पेट्रो रसायन वगैरह, इन सबका केंद्र आता है। अखबारी कागज का उत्पादन नेपानगर में होता है, एमपी के अंतर्गत। चलिए आगे देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है कि कागज विनिर्माण उद्योग यमुनानगर से संबंधित है, जो हरियाणा में है, गुवाहाटी में है, बल्लार में है, बल्लारपुर यानी कि महाराष्ट्र में। तो ये 4-5 जगह ऐसी है जो कागज विनिर्माण उद्योग से संबंधित हैं। हजीरा की बात करेंगे जो गुजरात के अंतर्गत आता है, ये एक उर्वरक कारखाना है जो कि नेचुरल गैस पे आधारित है। किस पे आधारित है, नेचुरल गैस पे बेस्ड है। भारत के उर्वरक उद्योग के बारे में 2025 के अंत तक यूरिया में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। 2025 के अंत तक भारत में, मतलब यूरिया में भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है। और नाइट्रोजन उत्पाद एवं उपभोग में, नाइट्रोजन उत्पाद एवं उपभोग में भारत चीन के बाद सेकंड नंबर पे है। अर्थात भारत में जो नाइट्रोजन का उत्पादन हो रहा है और उपभोग हो रहा है वो चाइना के बाद सेकंड नंबर भारत का ही आता है। फास्फेट में भारत की बात करेंगे तो थर्ड नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे चीन है, सेकंड नंबर पे यूएसए है। नेक्स्ट बात करेंगे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, जिसको हम लोग कहते हैं ओएनजीसी। क्या कहते हैं, ओएनजीसी यानी ऑयल नेचुरल गैस कमीशन की बात करें, जिसको 14 अगस्त 1956 को एस्टैब्लिश किया गया। इसको मान्यता 1959 में दी गई थी। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में स्थित है। इसी तरीके से आईओएल की बात करेंगे, ऑयल इंडिया लिमिटेड की, तो ये सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। तेल और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण, विकास, उत्पादन और परिवहन में संलग्न है। यानी तेल का खनन कहाँ पे होगा, प्राकृतिक गैस का खनन कहाँ पे होगा, उनका कैसे डेवलपमेंट होगा, उनका कैसे उत्पादन होगा, उनको कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, इन सभी चीजों में ये संलग्न है। फिर आगे हम बात करते हैं, भारत सरकार का उपक्रम एमएमटीसी
लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड, जो कि धातु और खनिज व्यापार निगम से संबंधित है। ये भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संगठन है। और यहाँ पे ध्यान देना कि ये जो आप नोट्स पढ़ रहे हो ना इस समय, ये जितने भी फैक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, ये कहीं और नहीं मिलेगी, केवल घटना चक्र पूर्वालोकन में ही मिलेगी। और यही चीजें जब बार बार रिपीट होती हैं एग्जाम में आपके, चाहे आरओ एग्जाम्स में हो या पीसीएस एग्जाम्स में, चाहे बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड में, तो आपको यही चीजें परेशान करती है कि यार ये चीजें कहाँ से पूछी जा रही हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि घटना चक्र पूर्वालोकन की अगर इकोनॉमिक को अच्छे से आपने तैयार कर लिया ना, और बजट और करंट अफेयर्स, तो आपके इकोनॉमिक्स के जो 15-16 प्रश्न आते हैं उसमें से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये देख लेना। अब यहाँ पे देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य, जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के जो कार्य क्या क्या होते हैं भाई, जो पब्लिक सेक्टर के जो क्षेत्र होते हैं। पहली चीज, सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना। अब जितनी भी उपयोगिता वाले संसाधन है जो सार्वजनिक स्तर पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, रोड, ट्रांसपोर्ट, बिजली वगैरह, इन सबको प्रदान करना। सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, यानी कि जैसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल, सोशल कैपिटल का डेवलपमेंट करना। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, यानी संतुलित रूप से जो है कि हमें क्षेत्रीय विकास करना है, किसी एक क्षेत्र का ही केवल विकास ना हो, सभी क्षेत्रों का विकास होना चाहिए। और समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। समतावादी का मतलब होता है सतत विकास करने वाले लक्ष्यों को हम आगे बढ़ाएं, ताकि आगे की पीढ़ी को भी उतनी मात्रा में चीजें उपलब्ध हो सकें। वहीं अगर हम बात करें, कुछ ऑप्शन दिए होंगे जैसे एग्जाम में कि एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मतलब लिमिटेड, ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कमीशन या काउंसिल कह दीजिए, ये सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न कंपनियां हैं। जबकि टिस्को का जब ऑप्शन दिया होगा टिस्को का, तो ये निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं। ठीक है, तो टिस्को क्या है? निजी क्षेत्र की कंपनी होगी। बाकी सभी कंपनियां कैसी? महारत्न और सार्वजनिक क्षेत्र की सरकार के नियंत्रण में ये चलने वाली कंपनियां हैं। वाणिज्यिक बैंकों के कार्यों में लोक क्षेत्रक सर्वाधिक प्रभावी रहा है। और बीपीसीएल में सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 52.98%। अच्छा, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बारे में अगर आप बात करेंगे, खैर इसकी जरूरत तो नहीं है, ये तो पुराना हो गया, इसको छोड़ दीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र की जो तेल रिफाइनरीज कंपनियां हैं, कौन कौन सी भाई? जैसे एक आप देखोगे डिगबोई तेल रिफाइनरी, बरौनी तेल रिफाइनरी, नूनामाटी तेल रिफाइनरी और मथुरा तेल रिफाइनरी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं ऑप्शन में। डिगबोई तो आपको पता है दोस्तों कहाँ पे है? असम में। बरौनी आपको पता है कहाँ पे है? बिहार में। मथुरा आपको पता है यूपी में है। लेकिन नूनामाटी कहाँ है? ये कमेंट सेक्शन में बताना। नूनामाटी कई बार आपने सुना होगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। बिल्कुल। HAL की बात करेंगे, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि वायुयान के उपकरणों का उत्पादन करती है। यही कंपनी का सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था कि HAL कंपनी किससे संबंधित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। और एरोनॉटिक का मतलब हो गया वायुयान के निर्माण करने से संबंधित। अब यहाँ पे इस कंपनी के बारे में पूछा जा रहा है, NHPC के बारे में। NHPC जो लिमिटेड यानी कि नेशनल हाइड्रोलॉजिकल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये विद्युत उत्पादन से संबंधित कंपनी है, क्योंकि पावर लग गया। कंपनी एक्ट 1956 के तहत 75 में स्टैब्लिश की गई। और यह सोलर और विंड पावर से भी संबंधित है कि ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को भी प्रोड्यूस करती है। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का कार्य ITDC यानी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, यानी ये इसका नियंत्रण करती है। ITDC क्या करती है? होटल उद्योग और पर्यटन उद्योग के रेगुलेटरी बॉडी है। साथ ही साथ ये एक अर्ध स्वायत्त संस्था भी कहलाती है, जो पर्यटकों के समस्याओं का समाधान भी करती है। इसलिए निर्णय करने वाली संस्था बन जाती है, इसलिए इसको अर्ध स्वायत्त संस्था भी कह सकते हैं। BSNL की बात करोगे तो BSNL बहुत चर्चे में है दोस्तों। भारत संचार निगम लिमिटेड, इससे पहले हम लोग इसे कहते थे भाई साहब नहीं लगेगा, क्योंकि अक्सर होता था कि BSNL के सिम बहुत अच्छे काम नहीं करते थे। इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। 100% पूंजी गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई है। NTPC, भेल, SBI में सरकार की हिस्सेदारी लगभग कम है। जैसे NTPC में 51%, भेल में 63%, SBI में 57%। तो ये कॉर्पोरेट मतलब कि सार्वजनिक सेक्टर तो है ही है, लेकिन BSNL की बात करें तो 100% जो है कि सरकारी उपक्रम है। फिर भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण कौन करता है? तो ऑयल कंपनीज होती है, वो इनकी कीमतों का निर्धारण करती हैं। 13 महारत्न कंपनियां बन चुकी हैं। 13 महारत्न कंपनियां जो वर्तमान में 2024 का डाटा है। जैसे अगर आप देखोगे क्या कह रहा है कि मैंने कहा 2024 का ये डाटा है कि 13 महारत्न कंपनियां, जैसे भेल, गेल, सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC, ONGC, BPCL, HPCL, PGCL, PFC और REFC मतलब REC LTD और OIL। इसको आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हो, एक लिस्ट पूरी बना लो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपसे क्या करता है कि 4 ऑप्शन देता है, उसमें से एक नवरत्न कंपनी को शामिल कर देता है और 3
आपकी वो रहती हैं, महारत्न कंपनियां रहती हैं, और आपसे पूछ लेता है कि भाई इसमें महारत्न कंपनी कौन सी नहीं है, तो आपको ऑप्शन दे दिया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे नाल्को को ही देख लें, नाल्को की बात करें कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, तो क्या ये महारत्न कंपनी है, नवरत्न है? तो इस तरीके से आपको कम से कम महारत्न कंपनियां याद होनी चाहिए, फिर उसमें कोई भी कंपनी डालेगा आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो उसको। आगे यहां पर देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन शुरू की गई, उद्यमी नाम से। ये सूक्ष्म लघु मध्यम उपकरणों के लिए जो है कि शुरू की गई, उपक्रमों के लिए, जो एमएसएमई सेक्टर होते हैं, ये बैंक से ऋण लेने संबंधी जानकारी मुहैया कराने के लिए उद्यमी हेल्पलाइन शुरू की गई है कि आप बैंक से कितना लोन ले सकते हो, कैसे लोन ले सकते हो, उनकी सभी बेसिक जानकारी के बारे में है। अच्छा, आईडीबीआई की बात करेंगे, जिसको हम भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कहते हैं, अर्थात कि ये भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए इसको तैयार किया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। इसका गठन 1 जुलाई 1964 को किया गया। साथ ही साथ भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के तहत इसको किया गया एस्टैब्लिशमेंट, और दीर्घकालीन ये ऋण प्रदान करता है। तो ध्यान से समझ लेना, एक आपने देखा सिडबी, ठीक है, एक आपने देखा सिडबी, ये भी क्या था, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, माइक्रो फाइनेंस है, माइक्रो इंडस्ट्रीज है, उनको लोन प्रदान करने के लिए काम करता है, स्पेशली एमएसएमई के लिए। लेकिन जो दीर्घकालिक लोन प्रदान कर रहा है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को प्रदान करता है, उसका नाम है आईडीबीआई। ये दोनों बैंक आपकी इन्वेस्टमेंट से संबंधित हैं, इसको पता रहे आपको। यूपी में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिनके द्वारा दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराया जाता है, यूपी लघु उद्योग निगम कहलाता है, और यूपी औद्योगिक विकास निगम, यूपी वित्तीय निगम आदि, इन सभी के माध्यम से यूपी में एमएसएमई सेक्टर को लोन प्रदान किया था। अच्छा, उद्योग बंधु पूछा गया था, उद्योग बंधु क्या होता है? तो औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा संबंधित समस्याओं की सहायता के लिए एक एजेंसी तैयार की गई थी, जिसे हमने उद्योग बंधु कहा था, और ये मुख्य रूप से यूपी का पश्चिमी क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से विकसित है। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसी तरीके से आप देखोगे कि औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड यानी कि BIFR, इसका गठन 1987 में किया गया था, लेकिन किसके लिए? जो रुग्ण औद्योगिक कंपनियों के संबंध में उन सभी उपायों को निर्धारित करना। रुग्ण का मतलब क्या होता है दोस्तों, या कई बार आपने इसको रुग्णता शब्द भी देखा होगा। रुग्ण का मतलब होता है जो कंपनियां एकदम दिवालियापन की स्थिति पे आ चुकी हैं, या जो सबसे ज्यादा बीमार इंडस्ट्रीज होती हैं, जिसमें प्रॉफिट ही नहीं हो पा रहा है कितना भी एफर्ट किया जाए, तो इनके लिए उपाय निर्धारित करने के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया। फिर आगे देखो आप, आगे क्या दे रहा है? मेगा फूड पार्क्स योजना का उद्देश्य क्या होता है? जो मेगा फूड पार्क्स योजना होती है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए तैयार की गई, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होती है, जिसमें रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है और फिर उसको डिब्बा बंद तरीके से बेचा जाता है, ठीक, और अवसंरचना सुविधाओं में सुधार करना, इन सभी से संबंधित है। खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय करने और अपव्यय घटाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, कि जो खराब होने वाले जो कच्चे पदार्थ है ना, उनको क्या किया जाए, प्रोसेस फूड में कन्वर्ट कर दिया जाए, ताकि एक लंबे समय तक जो है कि वो सुरक्षित रह सकें। अच्छा, व्यवसाय जो हम लोग करते हैं ना, बिजनेस जो करते हैं, उसके क्या उद्देश्य होते हैं? आर्थिक रूप में अगर आप देखोगे तो लाभ कमाना, नए ग्राहक बनाना, नवाचार लाना, कुशलता को बढ़ाना और प्रतिष्ठा बढ़ाना, ये हो गया आपका आर्थिक रूप से। लेकिन अगर हम सामाजिक उद्देश्य की बात करें तो उचित क्वालिटी देना, उचित मूल्य रखना, मानवीय व्यवहार करना, साधनों का दुरुपयोग मतलब सदुपयोग होना चाहिए, सदुपयोग होना, और रोजगार का सृजन करना, या ऐसे भी कह सकते हो कि साधनों का दुरुपयोग न करना, ठीक है, ये भी कह सकते हो आप। यहां पर आप देखो कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने आधारभूत शक्ति, इस्पात, एल्यूमिनियम, तांबा, शक्ति का मतलब यहाँ पे पावर, विद्युत, खनन, भारी मशीनरी, कागज आदि में भारी निवेश किया है, बिल्कुल भारत ने जो है कि आत्मनिर्भर बनाने के लिए। और यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में नौकरियों की सुरक्षा है, ये तो हम मानते हैं, इसीलिए तो हम पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करने के लिए तलाशते हैं अपने आप को। अब यहाँ पे संगठन के प्रकार की बात कर लेते हैं और इसके महत्वपूर्ण लक्षण। जैसे अगर सोल प्रोपराइटर होता है, क्या होता है? सोल प्रोपराइटर, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि एकल व्यापारी होता है, जैसे एक ही व्यक्ति उस पूरे बिजनेस को चला रहा होता है, तो उसमें असीमित दायित्व होते हैं, यानी अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, यानी वो कितना भी लोन ले सकता है, कितना भी उसकी लोन की लायबिलिटीज हो सकती है। अगर ये साझेदारी फर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो इसमें संविदात्मक संबंध होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होते हैं कि भाई 50% प्रॉफिट तेरा, 50% मेरा। अगर ये सहकारिताएं होती है तो कमजोर वर्गों की उन्नति से संबंधित होती है। सार्वजनिक सीमित कंपनी होती है, यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, तो जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या होती है इसमें। फिर इसी में आप देखोगे पूंजीगत व्यय से क्या तात्पर्य है, तो पूंजीगत व्यय का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यय जो
उस समय तो किया गया व्यय लगता है, घाटा लगता है, लेकिन दीर्घकालीन हमेशा तरीके से प्रॉफिट देता है, जैसे कंपनी द्वारा संपत्ति सृजन करना, प्लांट्स लगाना, भवनों वगैरह, इन सभी से संबंधित इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, जैसे कि इस्पात संयंत्र हैं और सहयोगी देश और कहाँ पे लगाए गए। जैसे भिलाई को देख लो तो भिलाई छत्तीसगढ़ में लगाया गया था रूस के सहयोग से। राउरकेला को देख लो तो उड़ीसा में है जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर को देखिए वेस्ट बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से। बोकारो को देखिए तो झारखंड में है रूस के सहयोग से। यह इसकी ट्रिक दे दी गई है, सेकेंड पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था। आगे देख लेते हैं, अगर हम भारतीय हीरा संस्थान की बात करें, इसी तरीके से दे रहा है भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है, सूरत में स्थित है। अब ये देखिए ये सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे भी स्थान है, औद्योगिक केंद्र है, जैसे विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में पोत निर्माण। पोत निर्माण का मतलब जो जहाज वगैरह बनाए जाते हैं पानी के, उनका निर्माण कहाँ पे होता है भाई, जहां पर भी बंदरगाह वगैरह होंगे, समुद्री क्षेत्र होगा, वहीं पे इसका निर्माण होगा। मूरी की बात करें झारखंड में तो यहाँ पे एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है। गुड़गांव हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे मोटर गाड़ियां वगैरह, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज भी है। पनकी जो कि कानपुर के अंतर्गत आता है, पनकी यूपी में उर्वरक कारखाने से संबंधित है। अब यहाँ पे कुछ और भी केंद्र हैं और उद्योग हैं, जैसे आंवला बरेली, जो बरेली के पास जो आंवला क्षेत्र है, ये भी उर्वरक से संबंधित है। मोदी नगर मेरठ का रबड़ से संबंधित है। बाराबंकी पॉली रबड़ से। कानपुर विस्फोटक से संबंधित है। कुछ शहर और उद्योग की बात करें, जैसे कोयंबटूर की बात करें तो सूती वस्त्रों से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र के कारखाने सबसे अधिक हैं। राउरकेला की बात करेंगे तो लौह इस्पात से संबंधित हो गया। किससे? लौह इस्पात से संबंधित हो गया। फिर कपूरथला की बात करेंगे तो रेल का डिब्बा हो गया यहाँ पे। बरौनी की बात करेंगे तो तेल शोधन हो गया। बरौनी आपके कहाँ पे? बिहार में स्थित है। अब इसी तरीके से सिंगरौली, एक होता है सिंगरैनी जो आपके आंध्र प्रदेश में आता है, लेकिन ये सिंगरौली लिखा हुआ है जो यूपी और एमपी के बॉर्डर पे है। यूपी में सोनभद्र के पास ही पड़ता है, तो सिंगरौली एमपी में है, इसको हम कोयला इंडस्ट्रीज कह सकते हैं। कजराहट जो कि यूपी में है, सीमेंट से संबंधित है। फिर कोयली, ये जो कोयली क्षेत्र है गुजरात का है, ऑयल से रिलेटेड है। आणंद, ये गुजरात में दूध से संबंधित है, जो अमूल की फुल फॉर्म है ना, अमूल, AMUL, इसमें आणंद से ही संबंधित है ये भी। आगे देख लेते हैं और भी ऐसे कोई पार्क मिल जाए, जैसे बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ से संबंधित हो गए। ट्रोनिका सिटी आपके गाजियाबाद में। प्लास्टिक सिटी कानपुर में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क ये उन्नाव में है। तो ये भी आपके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगी। राष्ट्रीय नवीकरण निधि, यानी इसकी स्थापना तो 1992 में की गई थी। इसका उद्देश्य था पुनर्प्रशिक्षण, पुनर्स्थापना श्रमिकों की करना। 2000 में बंद कर दिया गया और सामाजिक सुरक्षा वगैरह की बात की गई थी।